हम सबके बीच पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री रहे श्रीमान रघुवर दास जी मंच पर विराजमान हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। इस प्रेस वार्ता में मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपने नेता और इस राज्य के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करें। श्रीमान रघुवर दास जी, आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे श्री पाठक जी, श्री सरोज जी और मीडिया के सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको नव वर्ष की आप सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मनाने में हम अपने अतीत को भी याद करते हैं और अतीत को याद करते हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं। तो इस सरकार के बारे में कुछ कहूं उसके पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बधाई के साथ मैं इस सरकार के बारे में एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, भूतो न भविष्यति। ऐसी सरकार झारखंड में न बनी थी और न भविष्य में बनेगी। सरकार के बारे में जनता ये धारणा होती है कि या तो सरकार मजबूत होता है या सरकार कमजोर होता है। तो 2 वर्षों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि राज्य में कमजोर सरकार है, लीडरशिप कमजोर है, अक्षम है। और कमजोर सरकार में लीडरशिप कमजोर हो, अक्षम मुख्यमंत्री हो तो राज्य की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि 2 वर्ष में एक भी योजना ये सरकार बताए कि हमने किसी योजना का शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। ये जो भी योजनाएं का उद्घाटन हो रहा तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही योजनाओं का ही उद्घाटन कर रहे हैं। और ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, मैं मानता हूं देश के में सबसे कमजोर सरकार है। और इस कमजोर सरकार के कारण आज जनता में काफी आक्रोश है। और अगर हाल फिलहाल में हम झारखंड
उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां यह बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या विधि व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो। हर टिप्पणी, हर जगह यह सरकार हाँफती नजर आ रही है। मजबूरन हाईकोर्ट को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि शर्म की बात है, यहाँ के लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। उसके बाद भी ये बिहाई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से 2 वर्ष में सरकार की नाकामियां को बताने का काम कर रहे हैं। और 2 वर्ष में हमने अनुभव किया, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार एक परिवार का सरकार है। और उस परिवार के संरक्षण में झारखंड में सिंडिकेट, बिचौलिया, कटमनी का शासन में प्रभाव है, और जिसके कारण आज पूरे राज्य में कोरोना के कार्यकाल में भी जहां लोग अपने अपने घर में दुबके हुए थे, वहां इस कोरोना के काल में जिस तरह अवैध जंगल की कटाई हुई, जिस तरह संथाल परगना से लेकर चाईबासा तक, चाहे पत्थर हो चाहे आयरन हो, जिस तरह अवैध ढुलाई हुई, बालू की जिस तरह, उस पर भी हाईकोर्ट अभी 2 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने भी अवैध खनिज के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की है। ये जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बारे में मैं और विस्तृत रूप से 14 जनवरी के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें किस तरह ये अबुआ राज में आदिवासी बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह जल जंगल जमीन का दोहन नहीं बल्कि शोषण कर रहा है, इसका मैं और विस्तृत रूप से आपको संभवतः 17-18 जनवरी को इसकी विस्तृत रिपोर्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि 2 साल में किस तरह भू माफिया, किस तरह अवैध माइनिंग, किस तरह अवैध बालू, किस तरह अवैध पत्थर, ये सारी बातें आपके द्वारा जनता को अवगत कराने का काम करूंगा। दूसरा, जो झारखंड में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री आप परिपक्व हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। उस नियोजन नीति में हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू, बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी। और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के में नौकरी मिले, ये प्रावधान हमारी सरकार ने की थी। और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी थी। अगर मैं 2 वर्ष की खाली बात करूं तो 2 वर्ष में मैं 2 वर्ष की खाली अपनी सरकार की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार 2 वर्ष में 18,068 शिक्षक, 9,162 पुलिसकर्मी समेत लगभग 31,000 सरकारी नियुक्ति एवं 10,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। 1 लाख सखी मंडल का गठन कर 15 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। लेकिन 2 वर्ष में ये सरकार
ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए, हम 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर 1 साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी। लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इन्होंने रद्द कर दिया। पंचायत सचिव के 3,032 पद, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था, उसको भी 2 वर्ष हो गया, आज तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया। उसी तरह जेएसएसपी ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया था, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्थानक स्तरीय 1,090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1,012 पद और झारखंड एएनएम के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी, और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया में, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी। उसमें भी लगभग 8 से 9,000 टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। वो भी आज सोनी कमार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहां भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उस समय भी सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अब उस जजमेंट के खिलाफ सरकार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड सरकार है, और झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर और नियोजन नीति इन्होंने बनाई। उस नियोजन नीति में भी आप देखिए, उस नियोजन नीति बिना सोचे समझे कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति है, इसको खत्म करो, और इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, और इसलिए बिना सोचे समझे अपनी अपरिपक्वता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई और नियोजन नीति बना दी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर 2 है उसको हटा दिया। और जब किसी अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, और जबकि इसी सरकार के विधि विभाग के सचिव ने इस नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्ट किया था कि यह गैर संवैधानिक है, लेकिन अपने सरकार के विधि सचिव के बातों को ना सुनकर आनन फानन में इन्होंने नियोजन नीति बनाया, और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया ये संवैधानिक अंग्रेजी और हिंदी को आप कैसे हटा दिए। तब इस सरकार की आंख खुली, और आपने समाचार पत्र में आप सबने छापा है कि अब उस बहस के लिए 16 लाख रुपये का दिल्ली का पूर्व एडवोकेट जनरल रोहतगी साहब को लाने का काम, और आनंद फाना में दूसरे राज्य में जो नियोजन नीति बनी उसकी स्टडी करने का। अगर सरकार नियोजन नीति बनाने के पहले सारे राज्यों का नियोजन नीति बना के मंगा के देख के अगर बनाते तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपरिपक्व मुख्यमंत्री है। इसी तरह आप देखिए शराब नीति में भी माफियाओं के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। उस पर भी हाई कोर्ट हुआ
तो आप देखे होंगे, कल ही आप लोग समाचार पत्र में छापे, एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में वहां का आबकारी का जानने के लिए चला भी गया और रिपोर्ट भी दे दिया। तो इस तरह ये आप परिपक्व सरकार, इसीलिए मैंने कहा इस सरकार को माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं चला रहे, इस सरकार को चला रहे सिंडिकेट, इस सरकार को चला रहे कमीशनखोर, इस सरकार को चला रहे कट मनी लोग, और नीतियां भी वही लोग बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दूं, शराब की नीति भी आप कौन बनाया? शराब का सिंडिकेट लोग। उसी तरह जो 3,500 रुपया हमारी सरकार के समय में झारखंड के बच्चियों को साइकिल हम लोग देते थे, डीबीटी के माध्यम से गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर सीधे पैसे बच्चों के खाते में चला जाता था। माननीय इस सिंडिकेट से घिरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की कि यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगेगा। साइकिल फैक्ट्री तो नहीं लगा, लेकिन जो साइकिल का सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे बच्चे के अकाउंट में जाता था उसको बंद कर अब साइकिल कंपनियों से खरीदा जाएगा ताकि उसको कमीशन प्राप्त हो। और आप देखें इस झारखंड में कोई साइकिल कंपनी भी टेंडर भर नहीं रहा, 2-2 बार टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है यहाँ आएंगे तो फिर हमको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह झारखंड के बच्चों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तीसरा, रेडी टू ईट 500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट दी जाती थी। हमारे सरकार के समय जब शिकायत आए कि दिल्ली का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रेडी टू ईट टेंडर के माध्यम से लेकर और रद्दी रेडी टू ईट हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो इस राज्य का भविष्य है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। हमने तत्काल उस टेंडर को रद्द कर राज्य की जो हमने 2 लाख सखी मंडल बनाई थी, हर प्रखंड में सखी मंडल को रेडी टू ईट के हद देने का काम किया था। ये सरकार आने के साथ ही आपको याद होगा, अंडमान निकोबार से जो प्रवासी हमारे मजदूर रोजगार के लिए गए थे उनको बड़ा बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं रांची। समाचार पत्र में हेडलाइन भी बना, लेकिन उसका पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुआ, उसका पेमेंट आपदा प्रबंधन से नहीं हुआ, क्योंकि वही ठेकेदार रेडी टू ईट का काम करते हैं। और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब रेडी टू ईट आंगनबाड़ी की महिला नहीं बनाएंगी, अब फिर से ठेकेदार के द्वारा बनाया हुआ रेडी टू ईट। इससे साबित होता है ये सरकार को सिंडिकेट चला रहा है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये कहावत काफी प्रचलित है। जब सरकार बनी तो कोई भी सरकार राज्य में देश में सबसे पहला जो निर्णय लेता है वो जनता के हित में लोक कल्याणकारी निर्णय लेते हैं। अगर ये निर्णय लेते, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी, 5,000 7,000 भत्ता, वो निर्णय लेते तो जनता स्वागत करती। वो निर्णय लेते, उन्होंने वादा किया था कि हम झारखंड की गरीब बहन को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। वो निर्णय लेता तो झारखंड की बहनें स्वागत करता। वो अगर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम हर वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने भी वादा किया था कि हर गरीब को 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। वो वादा भी इन्होंने अगर कैबिनेट में पहला वो वादे को कैबिनेट में ना लाकर ये पहली कैबिनेट में लिया जो पत्थरगड़ी के नाम पर अलगाववादी
और देश विरोधियों पर दर्ज जो भाजपा सरकार में था उस मुकदमे को वापस लेने। और इस निर्णय के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की झारखंड की संस्कृति है, उस संस्कृति विरासत को समाप्त करना। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं सरकार पर। ये झारखंड की जो हमारी भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने देश की आजादी और अपनी धर्म और संस्कृति के लिए अपना खून बहाया था, इस सरकार ने सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी झारखंड की संस्कृति और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और जिसके कारण जहां हमारे सरकार के समय में हजारों सरना स्थल, मसना स्थल, धुमकड़िया भवन बना था, ये सरकार बताए कि 2 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कितना सरना स्थल, मसना स्थल, धुमकड़िया भवन बनाया। लेकिन 2 साल के अंदर धर्मांतर काफी फले फूले। धार्मिक संस्थाएं, विदेशी धर्म का स्थान भी जरूर बने। तो सरकार, झारखंड की आदिवासी जनता ये जानना चाहती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कितना सरना, मसना स्थान, धुमकड़िया भवन बनाया। सरकार को यह भी बताना चाहिए 2 साल के अंदर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट उल्लंघन करके कितने गांव में फॉरेस्ट जमीन पे ये विदेशी धर्म का अड्डा बना। कितने लोग 2 वर्ष के अंदर हमारे गरीब भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरित करने का काम किए। कुछ टीवी चैनल ने आपने दिखाया होगा, पलामू, बहुत सारे जगह का, उसमें हमारे गरीब आदिवासियों का बयान भी था कि हम लोग को फुसलाया जाता है कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम नौकरी देंगे, आपका बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। इस तरह का बातें भी टीवी के माध्यम से हम सबको जानकारी मिलने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का सम्मान करता है, लेकिन लोभ लालच के नाम पर अगर कोई धर्मांतरित करने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका डटकर विरोध करेगी। और इसलिए अब सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आपके राजपाट में, अबुआ राज में, जो अबुआ राज का अलग जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति को नष्ट करने वाले की शक्तियां, कितने लोग यहां हमारे जनजाति को धर्मांतरित करने। एक कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि बाहरी लोग के कारण झारखंड की स्थिति खराब हो रही है। बाहरी यानी विदेशी धर्म के संरक्षण देने वाले विधायक जी, अगर आदिवासी की संख्या कम हो रही है तो आप लोगों के कारण कम हो रही है। आज अगर यही स्थिति रही तो जिस तरह आप देखिए, लव जिहाद के नाम पर हमारे आदिवासी बहनों का बांग्लादेशी मुसलमान किस तरह उनको शादी करके उनकी संपत्ति हड़प हो रहा। इसलिए मैं आदिवासी भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में सरना का अस्तित्व ये विदेशी धर्म मानने वाले लोग ये धर्मांतरित करके भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति और सरना मानने वालों की संख्या नगण्य हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह इस 2 वर्ष में बांग्लादेशी मुसलमान के तहत, चाहे गोड्डा हो, साहेबगंज हो, आपका लोअर दग्गा हो, रांची के इटकी हो, किस तरह हमारे गरीब आदिवासी बहन के साथ एक समाज विशेष के लोग शादी कर रहे हैं। एक तरफ धर्मांतरित करके हमारे भोले वाले आदिवासियों को विदेशी धर्म में शामिल कर रहे हैं। तो भारी षड्यंत्र ये चल रहे हैं और इसीलिए सरकार बनने के बाद ये अलगाववादी शक्तियों का, देशद्रोहियों का केस वापस लेने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी किए ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। दूसरा, आपने देखा होगा कि 2 वर्ष के अंदर अपनी वोट बैंक, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपनी वोट बैंक की चिंता है, किस तरह नमाज कक्ष स्थापित करना,
हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर, संस्कृत को, हिंदी भाषा भाषी को हटाकर जहां 4% उर्दू बोली जाती है, उस भाषा को सम्मिलित रखना, ये सोच विचार कर, समझ बूझ कर ये झारखंड में जहरीली आग का खेल खेलने का काम ये सरकार कर रही है। तो झारखंड की जनता से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो झारखंड में समाज को बांटकर राज करने का और वोट बैंक की राजनीति करने का जो षड्यंत्र इस सरकार में चल रही है, उसका पर्दाफाश करने की हमें जरूरत है। इसी तरह आपने देखा कि अबुआ राज में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी का हुआ तो वह आदिवासी समाज का, दलित समाज का। इसी रांची के रूपा तिर्की के मामले में मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। 4 महीने तक सरकार चुप थी। अगर उसकी मां सीबीआई कोर्ट में अपील नहीं करता सीबीआई जांच की, सीबीआई की जांच होती नहीं। उसी तरह किस तरह हमारे संथाल परगना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सिद्धू कानू, हमारे पूर्वज, उनके वंशज के रामेश्वर मुर्मू की हत्या हुई थी। वहां के गांव के लोग ने आंदोलन किया, वहां के परिवार के लोग माननीय मुख्यमंत्री के घर आए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहे कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, जो समाचार पत्र में भी आई थी। लेकिन आज तक उस रामेश्वर मुर्मू की हत्या का सीबीआई जांच करने का रेफर माननीय मुख्यमंत्री ये झारखंड सरकार ने नहीं की। तो शहीदों के वंशज के साथ भी झूठ बोलने का, राज्य की जनता के साथ तो झूठ बोल ही रहे, छल रहे हैं, शहीद के वंशजों के साथ भी झूठ बोलने का काम ये सरकार कर रही है। और आपने देखा 2 वर्ष की इसकी उपलब्धि में सरकार बनने के साथ ही 1.5 महीने के अंदर किस तरह 7 आदिवासियों का नरसंहार, झारखंड अलग राज्य होने के बाद नरसंहार की घटना कभी नहीं हुई थी। बिहार में हम लोग सुनते थे नरसंहार की घटना, वही अलगाववादी शक्तियां दहशत के लिए 7 हमारे गरीब आदिवासियों की हत्या हुई थी। उसी 3 महीने सरकार गठन, इसी 2 साल के अंदर 5 साल हमारी भी सरकार थी, एक भी दंगा नहीं हुआ था। इनकी सरकार बनने के साथ ही 3-4 महीने के अंदर लोहरदगा में भी दंगा हुआ था। और इस तरह इस सरकार में सिमडेगा की घटना लेकर 10 मॉब लिंचिंग की घटना हुई और इस 10 मॉब लिंचिंग की घटना में 6 में लोग की मृत्यु हुई, 13 लोग घायल हुए। जो सिमडेगा में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, बहुत हृदय विदारक चीज है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग का परिभाषा सरकार में क्या है? क्या जब एक मुसलमान मरेगा, एक हिंदू मारेगा तभी मॉब लिंचिंग होगा? लेकिन एक दलित नौजवान को जो लकड़ी चोरी करके नहीं बल्कि लकड़ी रोनी मुंडा से खरीद के लाया था और एक बिरसा मुंडा की संस्कृति को नष्ट करने वाली शक्तियां, जिसको संरक्षण वहां के स्थानीय विधायक ने षड्यंत्र कर सोची समझी रणनीति के तहत उस क्षेत्र में दहशत पैदा करने के लिए एक दलित समाज का नौजवान संजू प्रधान को मां और पत्नी के समक्ष मार पीटकर जिंदा, जिस पुलिस जन को पीड़ित की रक्षा करनी चाहिए थी, वह अत्याचारियों का साथ दे रहा था। और इसलिए उस घटना में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, हम भी गए थे और पूरी पार्टी मांग कर रही है कि उस घटना की सीबीआई की जांच हो। हमें लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सिद्धू कानू वंशज को कहकर भी सीबीआई की जांच का रेफर नहीं किया, तो ये इसका भी ये रेफर करेगा, हमको भरोसा नहीं। हम लोग जल्द इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाएंगे ताकि उस दलित समाज के परिवार को न्याय मिले। सरकार से पार्टी मांग करती है कि 10 लाख रुपया अविलंब मुआवजा मिले, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी मिले। बहुत गरीब परिवार है, भाड़ा के घर में रहता है और किसी तरह एक किराना का दुकान लेके वो परिवार चला रहा था।
मुझे लगता है कि आज इतनी बात 14 के बाद बहुत, अगर हम एक बहु सरकार की 2 साल की उपलब्धियां तो शाम हो जाएगा। इसलिए खंड खंड में मैं इस बात को आपके समक्ष रखूंगा। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इस सिंडिकेटों का इतना आतंक हो रहा कि मीडिया को भी धमकाया जाता है। अगर हमारे अनुकूल आप नहीं छापोगे तो विज्ञापन आपका हम बंद। तो कुछ लोग तो भोंपू बन गए हैं सरकार का। लेकिन मेरा आप सभी पत्रकार मित्रों से, आपकी कोई गलती दोष नहीं है। कुछ मालिक तो सरकार के भोंपू बन के काम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता का मुझे कोई शिक्षा देने का नहीं है। पत्रकारिता को जहां तक मैं समझता हूं देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका से भी ज्यादा महत्व पत्रकारिता का, क्योंकि आप ही हमारे गांव में रहने वाले सुदूर क्षेत्रों को भी सरकार की, न्यायपालिका की, विधायिका की राजनीतिक गतिविधियों का आप ही निष्पक्ष होकर बात रखते हैं। आपकी बात पर जनता विश्वास करता है। इसलिए मैं सभी समाचार पत्र के समूहों के प्रबंधक से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका, सरकार अच्छे काम कर रहे हैं, 100% उसको भी समाज के समक्ष लाना चाहिए, लेकिन सरकार की नाकामियां को भी जनता के बीच लानी चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष, जो लोकतंत्र में हमारा चौथा स्तंभ है, निष्पक्ष होकर जनता के समक्ष, चाहे हमारी गतिविधियां हो चाहे सरकार की गतिविधियां, उसको निष्पक्ष रखने का काम आपके द्वारा हो। मैं फिर से आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ आपकी लेखनी में इतनी ताकत हो कि सरकार हिलने लगे। ये शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने भी मर्जिंग झारखंड का प्रयास किया, क्या चीज? इस सरकार ने भी, मौजूदा सरकार ने भी मोमेंटम झारखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, कई कंपनियों से उन्होंने भी एग्रीमेंट किया। देखिए, आप सब 2 साल में देख रहे हैं जो मोमेंटम झारखंड, जो हाथी का हमारी सरकार के समय वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग, ये कांग्रेस पार्टी जो चूचू का मुरब्बा है, ये कांग्रेस पार्टी जो दुमुही राजनीति करती है, कैबिनेट में इसके मंत्री नियोजन नीति में हिंदी, भोजपुरी, मंगिका में सांप देता है, अब बाहर आके फिर जनता को बरगलाने का काम करता है। तो ये जो कांग्रेस 2 साल से असुरी शक्ति की भूमिका निभा रहा है, तो ये कांग्रेस जेएमएम लोग हमारे मोमेंटम झारखंड का काफी खिल्ली उड़ाते थे, हाथी उड़ रहा, लेकिन वही हाथी को आज झारखंड का मोनोग्राम किसने बनाया? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने उसी हाथी को मोनोग्राम बनाने का काम किया। हमारी सरकार के समय जो पूंजी निवेश हुआ था, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, देश का सबसे बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी हमारा था, और काफी टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी निवेशक आ रहे थे। टेक्सटाइल में 1 करोड़ रुपये में 65 लोग को नौकरी मिलती है, और जिस तरह झारखंड से बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियां पलायन होती थी, उस बच्चियों का न सिर्फ आर्थिक शोषण बल्कि शारीरिक शोषण भी होती थी। हमें तो यहां भी शिकायत हो रही है, पाकुड़ उकुड़ जहां बांग्लादेशी लोग जो घुस के अब हमारी बच्चियों को पलायन करके दूसरे देश भी भेजने का काम कर रहा है। मैं इसकी भी जांच कर रहा हूं, मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे सूचना मिली कि काफी बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियों को दूसरे देश भी भेजा जा रहा। तो झारखंड में जो पलायन है, ये पलायन हमारे ऊपर कलंक था,
इस कलंक को समाप्त करने के लिए हमने टेक्सटाइल पॉलिसी, जहां पर लेवल पर सब्सिडी देने का काम करते थे। आपने देखा हमारी सरकार के समय खेलगांव और उर्माजी में ओरिएंट क्राफ्ट, जहां 3,500 बच्चियां काम कर रही थी। इस सरकार बनने के साथ सब्सिडी नहीं देने के कारण बंद सारी बच्चियां, फिर चला गया कहां? तिरुचूर और तमिलनाडु में। उसी तरह एक्सपोर्ट अरविंद मिल्स, अभी ये लोग देखिए कितना धूर्त सरकार है। कोरोना में एक कंपनी का टेक्सटाइल बंद था, ऑलरेडी वो लड़कियां उस कंपनी में काम हमारी सरकार के समय में नियुक्ति मिली थी। फिर से कैसे आप सबके आंखों में, हम सबों के आंखों के धूल में झोंका, उसी लड़कियों को फिर नियुक्ति पत्र बांटा जो लड़की ऑलरेडी उस कंपनी में पहले से काम कर रही थी। कोरोना लॉकडाउन के कारण वो प्लांट बंद था, प्लांट चालू हुआ, हम फिर से नियुक्ति दे रहे हैं टेक्सटाइल में। बड़ा बड़ा हेडलाइन फ्रंट पेज में आप लोग छापे थे, लेकिन आपने जांचा नहीं कि वो लड़की पहले से ही वो में काम की। तो इस तरह राज्य में ऐसा फ्रॉड सरकार चल रहा है। हमारी सरकार में काफी निवेश आए थे। आज आप देखिए 50,000 करोड़ का अडानी का प्लांट लगभग अब कंप्लीट हो जा रहा है गोड्डा में। उससे कितने लोग को रोजगार मिलेंगे? टेक्सटाइल के सेक्टर में, जूता के सेक्टर में, आपका काफी सेक्टर में। ये सरकार बताए 2 साल में जो बोकारो स्टील का बड़ा बड़ा आके फंक्शन किए, वो एक्सटेंशन किया है, कोई निवेश नहीं किया, अपने कंपनी को मॉडर्नाइजेशन किया समय के अनुरूप देखते हुए। एक भी निवेश कोई बताए? 2-2 बार आप दिल्ली गए, हमारे मोमेंटम झारखंड का खिल्ली उड़ाने वाले लोग 2-2 बार दिल्ली गए आप राइजिंग झारखंड के लिए? क्योंकि ये बात सरकार में को समझनी चाहिए कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। हम एग्रीकल्चर के बल पर झारखंड की आर्थिक विकास दर को मजबूत नहीं कर सकते। जब तक औद्योगिक विकास हम नहीं करेंगे तो हमारे जो बेरोजगार आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं सड़क पर, उनको हम रोजगार नहीं दे सकते। और इसीलिए हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जगह ITI, अब मैं उस सरकार का उदाहरण दे रहा हूं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2 साल में 67 करोड़ बनकर जमशेदपुर में तैयार है। मुख्यमंत्री जी के पास 3 महीना से टेंडर के द्वारा 3 प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में वो स्किल्ड में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चले, ताकि कोल्हान के बच्चे बच्चियों को हम स्किल्ड करके, क्योंकि 1000 से ज्यादा आदित्यपुर गमरिया में एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्री है, ताकि हमारे बच्चे स्किल्ड करें और सीधे जॉब में मिले। 2 वर्ष से बना हुआ 67 करोड़ का प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3 महीने से मुख्यमंत्री के पास फाइल पड़ा हुआ, 3 टेंडर के द्वारा 3 पैनल का। अब उसमें भी देख रहा वजन किसका कौन ज्यादा होगा। ये तो है, बिना CMO का एक सड़क भी पास नहीं हो रहा। जब तक परसेंटेज CMO में नहीं पहुंच रहा, आप पता कर लो विभाग में। मैं आपको एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं जो इस राज्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सरकार फंक्शन कर रहा 2 साल, कैसे पैसे लिया जाता है। पहले योजना को स्वीकृति कराने में पैसा लिया जाता है। ये मेरा सरकार पर सीधे गंभीर आरोप है, और आप भी पत्रकार भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा इसकी थोड़ी खोजबीन जारी करिए। मैं जो बात कर रहा हूं अक्षरशः सत्य कर रहा हूं। पहले योजना को स्वीकृति कराने में कमीशन, फिर टेंडर फाइनल होने पर फिर कमीशन, उसके बाद योजना के लिए जब जब आवंटन जाएगा तब तब पैसा कमीशन लेना। समझ में आ रहा है? जब ट्रेजरी में बिल जाएगा तो बिना कमीशन दिए ट्रेजरी से बिल भी पास नहीं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी चलाए सरकार, अधिकार आपके, सरकार आपके द्वार। बड़ा बड़ा विज्ञापन आप लोग को मिला। अब मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार कैसे चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैसे काम को मिनटों में किया गया जो विगत 8-8 माह से लंबित है। कितना बात गंभीर है। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं 2 साल से आप मुख्यमंत्री हैं,
हर विभाग में 8-8 माह से लंबित है, वैसे काम अधिकार आपके द्वारा मिनटों में हो रहा है। कौन दोषी है इसके लिए? 8-8 माह से अगर आपके सरकार के विभागों में मामला लंबित है तो कौन दोषी है इसके लिए? सरकार को बताना चाहिए। और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 8 मिनट में काम हो रहा। 8 माह से लंबित काम 8 मिनट में हो रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार? और इसके लिए सीधे जिम्मेदार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, क्योंकि इनको सिर्फ कमीशन चाहिए। कमीशन कमीशन, कट मनी और वोट बैंक का राजनीति। समाज को बांटो, इनकी राजनीति है समाज को बांटो, राज करो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज को जोड़ो, विकास करो। 5 वर्ष में हमने आप देखा समाज के सभी वर्गों का विकास किया। सबका विकास, सबका साथ। इनकी राजनीति समाज को बांटो, राज करो, वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करो। दूसरा आपको बताओ, कान बता ना, शाम हो जाएगा, इतना स्टोरी है लोगों से। स्वास्थ्य क्षेत्र हो या सड़क, L1 वाले को भी नहीं दिया जा रहा। बोलता सीएमओ से झंडे लो। अब एक उदाहरण बताओ, ये आपका रीन पास में L1 मिला हुआ है, तो मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन उसको टेंडर नहीं दिया। L1 मिला हुआ रीन पास में दवा सप्लाई का, तो मामला हाईकोर्ट में चल रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम दवा सप्लाई नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम निर्णय में प्रभावित होगा। L1 मिला हुआ, लेकिन उसको कर रहा। सड़क भी योग्यता के आधार पर नहीं मिल रहा, कमीशन के आधार पर मिल रहा। ये सरकार ऐसा चल रहा। और शिक्षा व्यवस्था के साथ कैसा गंदा काम हो रहा, कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग को विधायक लोग को बेइज्जत कर रहा। जैक का मामला क्या हुआ? जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विगत कई महीनों से खाली है। किसी को चिंता है झारखंड के बच्चों का भविष्य क्या हो रहा? एक तरफ हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक जेएमएम के स्टीफन मरांडी जी की पत्नी का बायोडाटा मंगा लिया। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों फाइल मुख्यमंत्री लेकर बैठे हुए हैं। जो बेटा अपनी बाप का बात ना सुनता हो, वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा? जो कार्यकारी अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता, केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता। आप लोग नहीं छापा था कि गुरुजी ने कहा 19 का 32 का खतियान लागू करना होगा। 2 साल हो गए, गुरुजी का बात मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी? गुरुजी ने एक और अभी सोराय भवन जिसमें मामला चल रहा, जेएमएम का अधिवेशन हुआ था, गुरुजी ने कहा योजना बनाओ गांव में। हमने योजना बनाया था, गुरुजी का जो भी था हमने पालन किया था। आज तक कई योजना गांव में बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो जो बेटा, जो गुरुजी के कारण आप गद्दी पाया हो, अपने बाप को बात नहीं सुन रहा। और इस चापलूस लोग बैठे हुए जेएमएम के लोग खाली एक परिवार की भक्ति में लगे हुए, चापलूसी करके अपना पत्नी जो इलाहाबाद में पढ़ लिख रही थी काम, उसको लाके यहाँ जैक में नौकरी दे दिया। यहाँ जैक में नहीं था कोई क्या? यहाँ का झारखंड वासी कौन है जैक में? कौन कौन लोग हैं? कोई एक भी बताओ आदिवासी मूलवासी है जैक में, एक जेपीएससी में? झारखंड मुक्ति मोर्चा चापलूस लोग मुंह बंद रखो। रघुवर दास जब खोलेगा ना, क्या क्यों गुरुजी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा थूकेगा संथाल की जनता।